नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में एक नवयुवक 45 वर्ष जिनकी आयु है। सामान्यतः विधानसभा के अध्यक्ष जो भी चुना जाता है, इवन डिप्टी स्पीकर भी चुना जाता है, तो सदन के सबसे वरिष्ठ लोगों को चुना जाता है। जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है या सत्ता हासिल करने जा रही होती है या सरकार बनाने जा रही होती है, वो अपने में से सबसे अनुभवी इन द सेंस कि कई बार का एमएलए, जिसने विधानसभा की उठापटक देखी हो, जिसने चुनाव की उठापटक देखी हो, जिसको विधानसभा के अंदर का बहुत अनुभव हो, तो ऐसा अगर 6, 7, 8 बार, 5 बार, 4 बार का विधायक रहता है तो भी 20-30 साल की पॉलिटिक्स उसमें रहती है। सामान्यतः होता क्या है कि इससे भी अधिक 40 साल की पॉलिटिक्स, 45 साल, 50 साल की पॉलिटिक्स, ऐसा कोई व्यक्ति चुना जाता है जिसको विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ताकि विधानसभा की कार्रवाई अच्छे से चलाई जा सके, विधानसभा के अंदर कोई व्यवधान ना आए, उसको रूल्स रेगुलेशन बहुत अच्छे से मालूम हो। लेकिन ये क्या, महाराष्ट्र में तो जैसे एक पर एक खुलासे हो रहे हैं या एक पर एक क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। पहले शिवसेना की पार्टी के क्लेम को लेकर, शिवसेना पार्टी के क्लेम को लेकर एकनाथ शिंदे ग्रुप ने कहा हम शिवसेना हैं, हमारे पास 2/3 से ज़्यादा शिवसैनिक हैं। दूसरा जो बात आई वो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। तीसरा जो खुलासा हुआ वो ये हुआ, या तीसरा अचंबा ये हुआ कि लेजिस्लेटिव बॉडी की जो ऑफिस है, यानी कि शिवसेना का जो ऑफिस विधानसभा के अंदर होता है, वो पार्टी ऑफिस को सीज कर दिया शिंदे ने। यानी कि अब उद्धव के पास जो भी 10, 12, 5, 7 जो भी रह गए हैं, वो भी उस ऑफिस में नहीं बैठ सकते। यानी कि विधानसभा के अंदर अगर ऑफिस में कोई बैठेगा तो वो शिंदे ग्रुप बैठेगा, नहीं तो उन्होंने उसको सीज कर दिया। फिलहाल उसमें ताला लगा दिया है अपना, और अपना ताला लगाने का मतलब ये होता है कि जो शिंदे के साथ लोग हैं वही वहाँ बैठेंगे। अगर उद्धव ठाकरे ये कहें कि हमारे पास जो लोग रह गए हैं वो वहाँ पर बैठेंगे या हम पार्टी हमारी है, तो फिर वो चलेगा नहीं। तो एक तो ये बड़ा कदम उन्होंने उठाया। और जो इस समय का सबसे हॉट इश्यू है वो ये है कि नार्वेकर को किस खुशी में, किस लिए, 45 साल की आयु है, पहली बार वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए, और विधानसभा के अंदर उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी में भी नहीं थे, वो तो अपोजिशन में थे। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और अपोजिशन में हैं। तो फिर नार्वेकर को क्या सोचकर, राहुल नार्वेकर का इतिहास भी जानना पड़ेगा, और इसके पीछे का एजेंडा मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि राहुल नार्वेकर की जो ससुराल है वो एनसीपी के एक बड़े गद्दाफर लीडर के घर में है। यानी कि वो एनसीपी के एक बड़े गद्दाफर लीडर के वो दामाद हैं, और एनसीपी के जो गद्दाफर लीडर के दामाद हैं वो विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे। एक बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि इस पर लॉयल्टी पर लोगों ने प्रश्न भी उठाया है, और वो ये है कि राहुल नार्वेकर पहले शिवसेना में 15 वर्ष तक लगभग शिवसेना में रहे। फिर उसके बाद उन्होंने 2014 में शिवसेना से विधानसभा मांगी, उनको विधानसभा की टिकट नहीं मिली, तो वो नाराज होकर एनसीपी के पास चले गए, क्योंकि ससुराल थी। और एनसीपी में भी वो कुछ पा ना सके, तो 2000 एनसीपी से वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर बैठे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है, मैं ये हिडन एजेंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो फेस पर आकर कह रही है वो ये कह रही है कि भाई तीनों पार्टियों में चूंकि राहुल नार्वेकर रहे हैं, इसलिए राहुल नार्वेकर को तीनों पार्टियों के साथ सामंजस्य बिठाने का अनुभव है। शिवसेना के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, वो कांग्रेस कह रहे बीजेपी के साथ, तो वो बीजेपी के तो मेंबर ही हैं, और वो एनसीपी के भी, चूंकि चुनाव वहाँ से लड़कर आए हैं, और एनसीपी के बड़े गद्दाफर लीडर के वो दामाद हैं, इसलिए उनको इन सब का अनुभव है। चौथी बात जो कही जा रही है बीजेपी की तरफ से या शिवसेना की, कि वो एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, कानून के अच्छे जानकार हैं, और हमें विधानसभा का अध्यक्ष ऐसा चाहिए जो कि केवल विधायक ना हो, वो कानून का अच्छा जानकार हो, क्योंकि वहाँ लगातार कानूनी पचड़े फंस रहे हैं।
और अभी तो इस समय शिवसेना बीजेपी की जो सरकार बनी है वो सरकार भी आप ये कह लीजिए कि एक प्रोविशन पर सरकार है, उसका भी अभी उसका कंफर्म होना या उसका पक्का होना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे पेंच सुप्रीम कोर्ट में फंसे हुए हैं, मुंबई हाई कोर्ट में भी मामला फंसा हुआ है और अभी असेंबली में भी फंसेगा। 11 तारीख को तारीख होगी तो क्या होगा वो तब देख लेंगे। ये तो बीजेपी कह रही है, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो मेरी समझ में आया, वो ये है कि बीएमसी चुनाव इस समय सामने खड़ा हुआ है और बीएमसी चुनाव में इस परिवार का, नार्वेकर परिवार का बड़ा गहन अध्ययन है और बड़ा गहन उनको अनुभव है। कैसे अनुभव है? मैं एनसीपी लीडर की बात कर रहा था, जो उनके ससुर हैं वो है राम राजे निम्बालकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो अध्यक्ष भी रहे, चेयरमैन रहे। अब नार्वेकर को समझते हैं, राहुल नार्वेकर को समझते हैं। राहुल नार्वेकर के पिता सुरेश नार्वेकर, सुरेश नार्वेकर जी बीएमसी के काउंसलर रहे, लंबे समय तक रहे, उनको बीएमसी का बहुत बड़ा अनुभव था। आज भी राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर 2 बार के काउंसलर हैं, यानी कि वो पिछली बार भी काउंसलर बीएमसी में रहे, इस बार भी हैं। तीसरा व्यक्ति जो राहुल नार्वेकर की सिस्टर इन लॉ है, हर्षता, वो भी बीएमसी में काउंसलर हैं। तो आप ये देखिए कि बीएमसी में 3 व्यक्ति हैं, बीएमसी में वो खुद भी अनुभव रखे हैं, शिवसेना का चुनाव लड़वाते रहे हैं। वो 15 वर्ष से शिवसेना में ही थे, 15 वर्ष से मतलब 2014 तक। 2014 का मतलब हो गया सन 1999-98 में कभी उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की थी, तब से वो शिवसेना की बीएमसी की पॉलिटिक्स करते आए हैं। तो बीएमसी की वो पॉलिटिक्स करते आए हैं। पिता काउंसलर रहे, भाई काउंसलर 2 बार का है, सिस्टर इन लॉ भी काउंसलर है। इसलिए मुझे ये लगता है कि 45 वर्ष के नवयुवक को पहली बार का विधायक चुनने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रखा है तो इसलिए कि विधानसभा के अंदर भी एनसीपी के साथ उनके संबंध, शिवसेना के साथ संबंध और अभी बीजेपी से वो हैं, तो असेंबली के अंदर भी रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा कि वो कानून के जानकार हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है बीएमसी का चुनाव, क्योंकि अभी बीएमसी का चुनाव ही सबको बता देगा कि असली शिवसेना कौन। और ये जो गठबंधन शिवसेना बीजेपी का हुआ है, कोई नकली कहे, कोई असली कहे, कोई रेबेल ग्रुप कहे, कोई तथाकथित कहे, लेकिन मैं मानता हूं शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, सरकार बनी है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो अब उसका जो लिटमस टेस्ट होने वाला है वो है बीएमसी का चुनाव। बीएमसी का चुनाव सामने खड़ा हुआ है और बीएमसी के चुनाव में नार्वेकर परिवार घुसा हुआ है, उसको बीएमसी के चुनाव का बहुत भारी अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। इसलिए, और चूंकि वो शिवसेना से है, पिछला उनका जो इतिहास है वो शिवसेना से है, परिवार का इतिहास भी शिवसेना से है, एनसीपी से भी पारिवारिक संबंध हैं और परिवार एनसीपी से के कई लीडर्स के साथ उनके संबंध हैं। इसलिए इस बीएमसी के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रहने वाली है तो वो राहुल नार्वेकर की, और राहुल नार्वेकर अगर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे तो अध्यक्ष के नाते उनका प्रभाव अलग बढ़ेगा, उनके परिवार का प्रभाव बढ़ेगा और बीएमसी में ऑटोमेटिकली उनका प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक हिडन एजेंडे के तहत इन राहुल नार्वेकर को विधानसभा का अध्यक्ष बनाने का प्रण लिया या ठाना। आगे क्या होगा वो आगे पता लगेगा, लेकिन अभी तक का जो हिडन एजेंडा है वो अपनी जो समझ में आया वो मैंने बताने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, अचंभा तो है, नरेंद्र मोदी सरकार की एक खास बात तो हमेशा से रही है कि वो अचानक छक्के पर छक्के मारते हैं, वहाँ बॉल नो बॉल पर भी छक्का मार देते हैं और कभी कभी वाइड बॉल पे भी छक्का मार देते हैं। वो स्पेशलिस्ट हैं इस मामले के, इसलिए अचानक धमाके से धमाके होते जा रहे हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि राहुल नार्वेकर चूंकि इतने वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हैं, इसलिए विश्वास करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो तय बात है कि बाउंसर आए या शॉर्ट पिच आए या लॉन्ग लेंथ आए या वो जो भी बॉल आए, बैट्समैन जो खड़ा है उसको तो खेलना ही होता है।
वो ये नहीं कह सकता कि ये बाउंसर मैं कैसे खेलूं, वो तो वहाँ क्रीज पर खड़ा है। इसलिए बीजेपी अगर क्रीज पर खड़ी है तो हर प्रकार की बॉल खेलने का अनुभव होना ही चाहिए, डर डर कर नहीं खेलना, आगे बढ़कर खेलना। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल नार्वेकर पर ये जो रिस्क लिया है वहाँ की सरकार ने, वो एक सराहनीय कदम है, लेकिन ये रिस्क भी है, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि ससुर ऑलरेडी एनसीपी में है। तो जब कभी विवाद पड़ेगा और राहुल नार्वेकर की अगर कभी निष्ठा बदल गई, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार निष्ठा बदल चुके हैं, उनकी कहीं निष्ठा बदल गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ये तय बात है कि खेलना तो सबको ही पड़ेगा और रिस्क तो सबको लेना ही होता है। बीजेपी ने भी राहुल नार्वेकर पर रिस्क लेकर बीएमसी चुनाव साधने की कोशिश की है, तीनों पार्टियां साधने की कोशिश की है, विधानसभा साधने की कोशिश की है और कानूनी पचड़े भी साधने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।